बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। दोस्तों ऐसे छात्र छात्राएँ जो इस बार फर्स्ट ईयर में हैं और उनका फर्स्ट सेमेस्टर है, उनके लिए आज की ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपका ये नया मॉडल पेपर आप सभी के लिए तैयार किया है, ताकि आप लोग को इस क्लास से काफ़ी मदद मिल सके और आप लोग उन प्रश्नों को तैयार कर पाएँ जो आपके इस बार एग्ज़ाम में आने की संभावना है। दोस्तों जो ये मॉडल पेपर मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का, ये नई शिक्षा नीति प्रणाली के आधार पर मैंने तैयार किया है, यानी एनईपी के अकॉर्डिंग जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके तहत आप सभी का पाठ्यक्रम चेंज हो चुका है। आप सभी को पता है, क्योंकि मैंने सिलेबस जब बताया था क्लास में भी बताता रहता हूँ ये सारी बात, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, तो आप सभी में यही प्रश्न आने हैं, क्योंकि सिलेबस आपका आपने देखा होगा जो केमिस्ट्री आपकी है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सभी का टाइटल जो पेपर का टाइटल है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। आज मैं इसमें मॉडल पेपर तो बताऊंगा ही कि कौन से प्रश्न इस बार आने वाले हैं, साथ ही साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर कितने पार्ट में डिवाइड होगा, कितने नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, शब्द सीमा लिखने की क्या होगी, इन सभी बातों को आज हम आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस क्लास को शेयर करने का प्रयास करिएगा, और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। भाई आप लोग से केवल और केवल मैं यही चीज़ मांगता हूं कि लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, तो इतना आप लोग कर सकते हैं। क्लास आपको फ्री में दी जाती है, कोई भी कॉस्ट आपसे नहीं लिया जाता है। दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। जो मॉडल पेपर मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, ये मॉडल पेपर ये मानकर चलिए कम से कम आपको, अगर आप पूरा तैयार कर ले जाते हैं तो हर यूनिवर्सिटी में 80% मार्क्स इस मॉडल पेपर से आपको मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं आज के इस मॉडल पेपर को। मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है 2022 और 23 के लिए। अब हम यहीं से समझते हैं पेपर के पूरे पैटर्न को। आपको जो पेपर मिलेगा उसमें लिखा रहेगा दोस्तों एनईपी, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23, उसके नीचे लिखा रहेगा अकॉर्डिंग टू एनईपी, यानी नई शिक्षा नीति के तहत, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर नई शिक्षा नीति के तहत है। सभी लोग को पता हो गया, समझ गया। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नई शिक्षा नीति के तहत दोस्तों आपके केमिस्ट्री का एक ही पेपर होगा, यानी कि जो लोग बायोलॉजी से होंगे उन्होंने सब्जेक्ट जो चूज किया होगा, मेन सब्जेक्ट उन्होंने लिया होगा केमिस्ट्री, फिर लिया होगा उन्होंने जूलॉजी और बॉटनी लिया होगा, है ना। और जिनका मैथ रहा होगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए होंगे। तो 3 पेपर आपने चूज किया है, जो है आपका मेन सब्जेक्ट। इसमें जो प्रत्येक पेपर होंगे वो एक ही होंगे। पहले क्या होता था दोस्तों, प्रत्येक सब्जेक्ट के, जैसे मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की 3 पेपर हुआ करते थे, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। लेकिन अब ऐसा नहीं है, केवल और केवल केमिस्ट्री यानी फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का एक ही पेपर कराया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में। इतनी बात से आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। अब जब पेपर एक होगा तो उसका पूर्णांक क्या होगा, कितने नंबर का पेपर होगा, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। दोस्तों जो आपका टोटल पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक होगा। लेकिन इसमें से जो थ्योरी रहेगी आपकी वो 75 नंबर की रहेगी। जो लिखित पेपर कराया जाएगा एग्जाम में फर्स्ट सेमेस्टर का वो 75 नंबर का होगा, प्लस आपको जो 25 नंबर बच रहे हैं ये आंतरिक वाह्य मूल्यांकन से दिए जाएंगे। ये 25 नंबर, इसमें आपका 15 नंबर जो जुड़ेगा 25 में से दोस्तों, ये 15 नंबर आपका मिड सेमेस्टर जो टेस्ट होता है ना, अभी होने वाला होगा, या कुछ लोग का एग्जाम भी हो रहा होगा मिड सेमेस्टर टेस्ट, तो 15 नंबर वहाँ से मिलेगा। बाकी जो बच रहे हैं वो आपके प्रैक्टिकल से, आपकी जो है अटेंडेंस के अनुसार, किस प्रकार से आप लोग कॉलेज आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपके चरित्र के हिसाब से वो नंबर दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 100 नंबर का प्रत्येक सब्जेक्ट का पेपर होगा। अगर आपने 3 सब्जेक्ट ले रखे हैं, तीनों सब्जेक्ट में आपका जो पेपर होगा दोस्तों वो 300 नंबर का रहेगा, लेकिन इनमें से प्रत्येक पेपर जो होगा वो 75 नंबर का होगा। माइनर का सब्जेक्ट भी होगा,
साथ ही साथ दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में एक आपका को करिकुलर कोर्स है जिसका नाम है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो क्वालिफाइंग पेपर होता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र होता है। उसके बारे में मैंने सिलेबस आप लोग को बता दिया है। जिनको नहीं पता है वो एक बार अनिवार्य प्रश्न पत्र के बारे में जान ले, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और समझते हैं आज के इस मॉडल पेपर में। तो आप लोग को पता हो गया जो आपका पेपर आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 75 नंबर का। आपको जो टाइमिंग दी जाएगी दोस्तों वो 3 घंटे में ये प्रश्न पत्र आपको लिखना होगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2 घंटे का समय मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और बता दूं, ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्जाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, एमसीक्यू मोड में होना है, उनके लिए जो समय मिलता है वो मिलता है दोस्तों 1.5 घंटे का। केवल और केवल 1.5 घंटे में प्रश्न हल करने होते हैं। 75 नंबर वहाँ भी होगा, पेपर पैटर्न यही होगा, केवल और केवल वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपका जो लिखित पेपर आएगा दोस्तों वो सेक्शन वाइज आएगा, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 खंड में आपका पेपर विभाजित होगा। सेक्शन ए में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे, जिन्हें हिंदी में कहते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में कुल मिलाकर के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने दोस्तों, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो ये 2 नंबर का होगा। ठीक है, तो 10 गुणे यानी कि 20 नंबर का आपका सेक्शन ए आता है, जो सभी के सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। आपको सभी प्रश्न हल करने होते हैं। लिखने की जो वर्ड की शब्द सीमा है दोस्तों वो है आपका 50 शब्दों में इसका आंसर आप लोग को लिखना रहता है। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं कि कौन सा प्रश्न है और इस बार आने की संभावना है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखिए, व्हाट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, अत संयुग्मन से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन मैंने वही प्रश्न चूज किए हैं दोस्तों जो 2021 और 22 में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में कॉमन रहे हैं। ठीक है, जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है अति संयुग्मन से आप क्या समझते हैं, जिसे हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ठीक है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो प्रेरित प्रभाव होते हैं वो एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप आप लोग समझ रहे हैं, एल्किल ग्रुप क्या है और हाइलाइट ग्रुप क्या है। जैसे अगर कहीं पर लिखा हो RH तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्किल है और ये हाइलाइट ग्रुप है। एल्किल ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपका हो गया CH2 या CH3, C2H5OH, CH3OH, ये सब क्या है दोस्तों, एल्किल समूह हैं। यही बात करें हाइलोजन की, ये X जो लिखा जाता है वो हाइलोजन ग्रुप डिनोट करता है। हाइलोजन ग्रुप के तत्व कौन कौन से हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये सब क्या हैं, हाइलोजन ग्रुप के तत्व हैं। तो जो प्रेरक प्रभाव में एल्किल समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन मुक्त यानी कि आई पर प्रभाव निम्न क्रम में होता है। जैसे कि दिया रहता है तृतीयक क्रम रहेगा। ठीक है, फिर द्वितीयक आपका आ जाएगा और फिर प्राथमिक। तो इसमें क्या होता है, जब एल्किल के सभी असंतृप्त कार्बन परमाणु, जैसे कि असंतृप्त परमाणु, जैसे कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ये दिया रहे, या फिर दिया हो C डबल बॉन्ड O, तो इससे जुड़े होने पर जो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म होता है, इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में जो मैकेनिज्म होगा, तो इसका जो क्रम था पहले हमने आप लोग को बताया कि तृतीयक आएगा। ठीक है, तृतीयक एल्कोहल या फिर द्वितीयक एल्कोहल, फिर प्राथमिक एल्कोहल। तो इसका क्रम जब इसका मैकेनिज्म होगा एल्किल हैलाइड का असंतृप्त परमाणु कार्बन के साथ। ठीक है, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, वीकेस्ट जो C सिंगल बॉन्ड H में जो वीकेस्ट बॉन्ड होंगे उनकी तरफ प्रेजेंट हो जाएंगे, यानी नियरेस्ट जो अनसेचुरेटेड कार्बन होंगे उनकी तरफ चले जाएंगे। ये पूरी की पूरी जो मैकेनिज्म विधि होगी, मैकेनिज्म, ठीक है, उसी को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो हाइपर कॉन्जुगेशन पूछे आप लोग तो आप लिख दीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन रिलीज थ्रो प्लस आई इफेक्ट बाय एल्किल ग्रुप इन द ऑर्डर कौन सा रहेगा, पहले आएगा आपका टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। दिस ऑर्डर इज रिलीज, यानी जब ये ऑर्डर रिलीज होगा, हाउएवर इफ द एल्किल ग्रुप इज लिंक टू अनसैचुरेटेड कार्बन अंडर दीज कम्युनिकेशंस आप रिलीज इलेक्ट्रॉन बाय द एल्किल ग्रुप इन ऑर्डर। जब ये एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा तो जो इनका क्रम होगा वो प्राइमरी आ जाएगा पहले, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। अभी तक टर्सरी पहले था, अब ये प्राइमरी बदल जाएगा। तो जो ये मैकेनिज्म होगी
इस पूरी मैकेनिज्म की क्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी दिस मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज टू नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। अब मैकेनिज्म इसमें किस प्रकार से होगा, मैंने आप लोग को बताया कि जैसे ये आपका सी हो गया, सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये लगा दिया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भी ले सकते हैं, कोई भी बॉन्ड लगा सकते हैं। जब ये मैकेनिज्म होगा दोनों तरफ से तो क्या करेगा, I प्लस यानी H प्लस इफेक्ट ये जनरेट करेगा और यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इस C के पास में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म हाइपर कॉन्जुगेशन की क्रिया कहलाती है। इसका कंप्लीट आंसर मैं आप लोग को दे दूंगा कि किस प्रकार से लिखना है, वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी तक का कॉमन क्वेश्चन रहा है, व्हाट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आप लोग जानते होंगे, आप सबको पता है कि जो आपकी केमिस्ट्री में आपका 7वां यूनिट है जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, वहाँ से 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। एक तो आ जाता है वेरी शॉर्ट में, दूसरा प्रश्न जो आने की संभावना रहती है वो शॉर्ट टाइप में होती है, यानी कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। और तीसरा जो प्रश्न बनता है वो लॉन्ग में बनता है, जहाँ पर पूछ लिया जाता है नंबर सिस्टम के बारे में, विभिन्न जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं कंप्यूटर के, विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज CPU। दोस्तों CPU क्या होता है, CPU इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम, जनरली कंपोज द मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी ALU, ओके। तो अब CPU तो सभी लोग जानते हैं CPU क्या होता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या आंसर करेंगे। प्रोबेबिलिटी का टॉपिक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन अभी तक के पूछे गए हैं, प्रोबेबिलिटी का टॉपिक तैयार कर लीजिएगा आप सभी लोग, आगे डिस्कस करेंगे। जो अभी तक का कॉमन क्वेश्चन रहा है दोस्तों और मैंने इस मॉडल पेपर में आपको दिया है वो है व्हाट इज बेट रूल। बेट का नियम क्या है, बेट्स ने जो नियम दिया था उनका नियम किस पर आधारित है, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो इन केमिस्ट्री बेट रूल डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्बिटल hybridization of central atom in any molecule and electronegativity of substitute. This rule was standard by A. Henry Bate, ठीक है दोस्तों। बेट रूल जो है, ये जो बेट का नियम है वो रसायन विज्ञान में बेट का नियम अणुओं के जो अणु होते हैं, जैसे कोई भी अणु ले लीजिए जैसे कि H2O हो गया, ठीक है। कोई भी अणुओं के जो केंद्रीय परमाणु यानी सेंट्रल एटम इसमें कौन सा है, अब बताइए। H2O में सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन जो होगा वो सेंट्रल एटम होगा, ठीक है। तो केंद्रीय परमाणु के कक्षीय संकरण जो ऑक्सीजन का संकरण है और इसके जो प्रतिस्थापन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच के संबंधों का वर्णन क्या व्याख्या करता है। एक बार फिर से मैं दोहराने का प्रयास करूंगा, यहीं पर आप लोग समझ लीजिएगा। जो दोस्तों बेट का नियम है ये रसायन विज्ञान में अणुओं में जो केंद्रीय परमाणु होते हैं यानी सेंट्रल एटम होते हैं उनके कक्षीय संकरण और प्रतिस्थापन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच के संबंधों का वर्णन करता है। जैसे कि हमने ले लिया H2O, ठीक है, H2O ले लिया। अब इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं H2O का, तो कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा। अब आप सबको पता है कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ज़्यादा, इसके पास क्या है, प्लस चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, 104.5 डिग्री का कोण बनेगा इन दोनों के बीच में। और जो इसमें संकरण होगा दोस्तों वो sp3 संकरण होगा। तो यही दर्शाता है सेंट्रल एटम यानी कि जो ऑक्सीजन का सेंट्रल एटम है, इन दोनों के नियरेस्ट जो एटम है हाइड्रोजन है, उन दोनों के बीच में उन दोनों के कक्षीय संकरण के प्रतिस्थापन जो रहे हैं उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में जो संबंध है वही दर्शाता है। ये संबंध क्या दिखाता है, कोण को दिखाता है और हाइब्रिडाइजेशन को बताता है। तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये है बेंड का नियम। चलिए अब दूसरा प्रश्न जो है ई नंबर, वो सबसे महत्वपूर्ण है। व्हाट इज द फॉर्मल चार्ज, औपचारिक आवेश, जो मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे से बता दिया है, फॉर्मूला भी बता दिया है कि किस फॉर्मूला पर कैसे आप लोग फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। हालांकि यहाँ भी मैं समझाने का आप लोग को प्रयास करूँगा कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। दोस्तों फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है ये सबसे पहले जान लीजिए। तो Fc इक्वल टू होता है दोस्तों B - L अपान
S/2 माइनस S/2 ये होता है फॉर्मूला। तो अब देखेंगे बी क्या है, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन फ्री एटम माइनस एल, एल मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माइनस एस मतलब या बी मतलब बॉन्ड पेयर, जो टोटल बॉन्ड पेयर कितने बॉन्ड पेयर हैं एटम में, और अपॉन 2 कर देंगे, फॉर्मल चार्ज निकल आएगा। ठीक है, चलिए एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया ऑक्सीजन, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ओ एटम इन O3, O3 दिया गया है। ठीक है, इसमें प्रत्येक ऑक्सीजन का आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए सबसे जो परम आवश्यक है दोस्तों वो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को अगर नहीं आता है तो आप लोग फॉर्मल चार्ज नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना आएगा तभी आपको पता चलेगा कि लोन पेयर बच रहा है कि नहीं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तभी पता चलेगा। चलिए हम समझते हैं। तो ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन दिया गया है। ये पहला ऑक्सीजन हो गया, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, अब पहले ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, अष्टक इसका पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आप सबको पता है 2 बॉन्ड, तो इसके पास 1, इसके पास से 2, तो यही हो गया। अब इसके पास लोन पेयर कितना बचेगा, 2 बचेगा इधर और 2 बचेगा इधर, यानी 4 तो ये हो गए, 4 और 2 6, 2 8, इसका अष्टक पूरा। फिर इसका अष्टक पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका अष्टक पूरा करने के लिए हम इसके देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 और 2 6 और ये 2 8 हो गया। अब इसका पूरा करने के लिए इसके पास 2 ही है, 2 4 2 6 और 2 8, ये हो गया। इस प्रकार से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। अब आपको पता चल गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताइए जो पहला जो है ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बताएंगे, 4, क्योंकि 2 ये हो गया 2 इधर हो गया, 4 लोन पेयर है। और बॉन्ड पेयर तो 2 बॉन्ड पेयर इधर 2 बॉन्ड पेयर इधर, यानी 4 बॉन्ड पेयर हो गया। समझ में आया। चलिए अब निकालते हैं। हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना दिया। अब पहले ऑक्सीजन का निकालते हैं। पहला ऑक्सीजन जो रहेगा इसके पास आप देखेंगे, बहुत क्लियरिटी से समझना यहाँ पर दोस्तों, निकालने के लिए आपसे पूछा जाता रहता है। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, कितने, 4, और बॉन्ड पेयर की संख्या, बॉन्ड पेयर यानी कि एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन इधर फिल होंगे। फिर दूसरा आ जाएगा तो इसके पास कितने, 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, 2 लोन पेयर। साथ ही साथ अब इधर आएंगे तो इसके पास कितने होंगे, लोन पेयर की संख्या कितनी होगी, 6 होगी, और बॉन्ड पेयर की संख्या 2। अब निकालते हैं पहला ऑक्सीजन। पहला ऑक्सीजन में आपने देखा कि इसके लोन पेयर की संख्या कितनी है, 2 है। कितनी है दोस्तों, 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन ये, 4 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर में। ठीक है, और बॉन्ड पेयर यहाँ पर भी, बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है दोस्तों, बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, सभी लोग बताइए जल्दी से। बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, 4, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये, नहीं कि 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट। ऑक्सीजन नंबर फर्स्ट फार्मूला लगा दिए। अब सेंट्रल पहला फार्मूला ये है दोस्तों फॉर्मल चार्ज का, कि टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 माइनस अब बच रहा है लोन पेयर। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने थे दोस्तों, पहले ऑक्सीजन के पास 4 था, फिर माइनस अब बॉन्ड पेयर की संख्या आती है, तो बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी थी, 4 थी, अपॉन 2, 2 दूनी 4, इसके पास 2 बचे, 4 में से 6 में से 4 गई 2, 2 में से 2 गई कुछ नहीं, 0, यानी कि इसका जो आया कितना आ गया, 0 आ गया। इसका फॉर्मल चार्ज पहले ऑक्सीजन का 0 आ गया। चलिए दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरा ऑक्सीजन आप लोगों ने देखा कि इसके पास जो बॉन्ड पेयर की संख्या है वो कितनी है, केवल और केवल 2 है। ठीक है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की भी संख्या यहाँ पर 2 है। तो आपने देखा सेंट्रल आइटम की 6 हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, माइनस अब बॉन्ड पेयर की संख्या, बॉन्ड पेयर की संख्या क्योंकि 2 इधर था और 2 उधर था, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 6 बॉन्ड पेयर की संख्या अपॉन 2, 2 त्याई 6, 3 हो गया, 6 में से 2 गई 4, 4 में से 3 गई 1, यानी कि फार्मूला कितना आ गया, इसका फॉर्मल चार्ज कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरे का भी निकाल लेते हैं। तीसरे ऑक्सीजन की बात करें दोस्तों, ये तीसरा ऑक्सीजन हो गया आपका। ठीक है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं।
क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड पेयर था तो ये इसका था ना, इस वाले का, और ये बॉन्ड पेयर था तो ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, बचा इसके पास कोई भी बॉन्ड पेयर नहीं है। यानी बॉन्ड पेयर की देखा जाए इसमें संख्या तो इसमें नहीं होगी। तो अब इसका निकालते हैं। अब आपको पता है कि 6 हो गया सेंट्रल एटम में, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब बचा इसके पास 1/2, ठीक है। तो या फिर आप 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि बॉन्ड पेयर भी इसके साथ बन सकता है। तो 2 बॉन्ड, तो 2 दूनी 4, 6 में से 6 गए, कुछ नहीं, माइनस कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मल चार्ज आप निकाल सकते हैं। औपचारिक अभ्यास मैंने फार्मूला भी बता दिया, एक बार फार्मूला फिर से नोट कर लो सब। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि Fc इक्वल टू बी माइनस, यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल, उसके बाद में फिर आएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या, उसके बाद में माइनस बॉन्ड पेयर अपॉन 2, ठीक है। इतना आप करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकल आएगा किसी भी मॉलिक्यूल का। चलिए दूसरा समझते हैं। एफ नंबर है दोस्तों कि व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक आवेश से आप क्या समझते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रभावी नाभिक वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है हर यूनिवर्सिटी में, तो इसको जानना बहुत आवश्यक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रेफर द चार्ज दैट आउटर मोस्ट बैलेंस इलेक्ट्रॉन have also the electron or multiple electron take into the number of shielding electron that surround the nucleus। दोस्तों जो प्रभावी नाभिक आवेश होता है, प्रभावी परमाणु आवेश, उस आवेश को संदर्भित करता है जो सबसे बाहरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास होता है। इलेक्ट्रॉन या बहु इलेक्ट्रॉन नाभिक के घेरने के परीक्षण इलेक्ट्रॉन की संख्या को ध्यान में रखते हैं। इसका प्रभावी नाभिक यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ZeEF, यानी कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो कैपिटल ZeEF से डिनोट किया जाता है, इक्वल टू Z-S। अब ये Z क्या है इसको जान लेते हैं। Z जो है दोस्तों वो डिनोट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन एग्जिट इन द न्यूक्लियस, ओके। और जो S है आपका, ये S क्या डिनोट करता है, ये एवरेज अमाउंट ऑफ डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ये बताता है। तो जब भी आपसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पूछे, अगर कहीं भी लिखा हो ZeEF ऐसे, तो ये जान लीजिए क्या लिखा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Z-8। तो Z क्या होता है दोस्तों, ये डिनोट करता है, जो डिनोट होते हैं, माफ करिएगा, डोनेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एग्जिटिंग इन द न्यूक्लियस, ओके। और S जो है वो क्या करता है, एवरेज अमाउंट है, ये एवरेज अमाउंट ऑफ डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये होता है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मीसो कंपाउंड। मीसो यौगिक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा गया है। मीसो यौगिक के बारे में जब हम पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है ये। मीसो कंपाउंड वो क्या होता है इसको भी समझते हैं। मीसो कंपाउंड में आप लोग को प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बताऊंगा कि प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे होता है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर बात किया जाए दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है ये, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका 6ठा यूनिट है, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से एक प्रश्न लॉन्ग में आते हैं आपके, एक प्रश्न शॉर्ट में और एक वेरी शॉर्ट में। तो ऑर्गेनिक का आपका 6वां चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे बहुत अच्छे से। जल्द ही क्लास हो रही, ठीक है। अब मैं आपको चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। प्रत्येक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लगभग 1-2 घंटे की क्लास जो भी हो उसको करा करके और समाप्त कर दिया जाए। मीसो यौगिक को परिभाषित कीजिए, ये प्रश्न अगर पूछा जाए तो किस प्रकार से आप आंसर लिखेंगे दोस्तों। एक कंपाउंड आप लिख सकते हैं कि एक कंपाउंड विच हैव 2 और मोर चिराल सेंटर, या कायरल कह लीजिए, चिराल सेंटर, बट पोसेस ए प्लेन ऑफ सिमेट्री आर कॉल्ड मीसो कंपाउंड। दोस्तों आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक असममित कार्बन परमाणुओं रहित किसी यौगिक में यदि सममित तल भी उपस्थित हो तब यह मीसो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है, मीसो यौगिक। तो मीसो यौगिक जब भी आपसे पूछा जाए तो आप उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री का जिक्र जरूर करिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री, 2 या 2 से अधिक असममित कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन की बात हो रही है, चिराल सेंटर की बात हो रही है, ठीक है। असममित कार्बन परमाणु रहित किसी 2
यौगिक में यदि सममित तल उपस्थित हो यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित हो तब यह मीसो यौगिक कहलाता है। जैसे कि मीसो यौगिक कैसे, अब मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक स्ट्रक्चर जहाँ से आपको समझ में आएगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ले लिया H, ये H है, ठीक है, लास्ट में देख लीजिएगा H है। अब ये दिया गया CH3, हमने यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर OH, फिर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर OH, ओके। अब ये अभी तो मीसो है, ये अभी मीसो। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जो होगा, अगर इसी के जस्ट बगल में प्लेन ऑफ सिमेट्री दे दी जाए तो ये जो डॉट डॉट लाइन से प्रदर्शित किया जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री को, ये बीचों बीच का जो पोर्शन होगा, क्योंकि यहाँ भी देखेंगे CH3OH दिया गया है और यहाँ सेंट्रल एटम के बाद प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यही आप प्लेन ऑफ सिमेट्री इन दोनों के बीच में है। जब ये टोटल इक्वल करके बनाया जाएगा तो इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, CH3 COH H और COOH, इसे कहेंगे नो फॉर्मेशन ऑफ मीसो कंपाउंड, ठीक है। लेकिन अब मीसो यौगिक तो दोनों तरफ मीसो यौगिक होंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, जो उनके बीच का डॉट डॉट लाइन से इसे प्रदर्शित किया जाएगा, उसी को प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक असममित कार्बन परमाणु रहित किसी यौगिक में यदि सममित तल में उपस्थित हों तब वह मीसो यौगिक कहलाता है, ओके। चलिए अगला प्रश्न है, काइलरिटी को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि जो है काइलरिटी क्या होती है तो उसमें आप क्या आंसर करेंगे। अभी तक का हर एग्ज़ाम में पूछा गया था, आवाज यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आया हुआ था मीसो कंपाउंड, और ये भी पूछा गया था डिफाइन द काइलरिटी। तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये एक प्रकार की प्रॉपर्टी होती है, आप कह सकते हैं ए मॉलिक्यूल इज नॉट सुप्रीम पॉसिबल ऑन इट्स मिरर इमेज एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव दिस कंपाउंड इज कॉल्ड काइलरिटी और डिसिमेट्रिक, ओके। तो आप इस प्रकार से भी इसका लिख सकते हैं आंसर। और इसको समझने के लिए बहुत ही लंबा टॉपिक है दोस्तों, भले ही शॉर्ट टाइम में पूछा जाए, लेकिन जो कायरलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कायरलिटी का टॉपिक मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, एक क्लास विस्तृत क्लास इस पे होगी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे मिरर इमेज लगता है, कैसे मीसो टार्टेरिक एसिड और टार्टेरिक एसिड में जो इसका फॉर्मेशन होता है, ये आप लोग को मैं बताऊँगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर H जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है डिफाइन द रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। अनुनाद जो आपका फर्स्ट यूनिट है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस, उसका फर्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस अनुनाद, जो मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे से बताया था कि अनुनाद क्या होता है, यानी और समझा भी दिया गया था, विभिन्न विभिन्न स्ट्रक्चर बना के मैंने आप लोग को बता दिया था। यहाँ पूछा गया है अनुनाद ऊर्जा, ठीक है। तो अनुनाद ऊर्जा क्या होती है, अनुनाद में योगदान करने वाली दोस्तों, जो अनुनाद की क्रिया है उसमें योगदान करने वाली संरचना में सबसे कम ऊर्जा वाली संरचना जो होती है, अर्थात सबसे कम ऊर्जा वाली संरचना अर्थात सबसे अस्थायी संरचना की ऊर्जा और वास्तविक अणु अर्थात अनुनाद संकर की ऊर्जा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। अनुनाद ऊर्जा जितनी अधिक होती है, अनुनाद ऊर्जा जितनी ही अधिक होगी उतना ही संकर जो होगा उतना अस्थायी होगा। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं CO2, जब कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वास्तविक ऊर्जा कितनी हो जाती है, 300 KCl मोल हो जाती है, किंतु सूत्र के अनुसार अगर इसे बनाया जाए तो इसकी जो ऊर्जा होगी 336 KCl मोल होगी, ठीक है। तो ये अनुनाद ऊर्जा हमेशा पूछा गया है और यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, ये प्रश्न जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे भाई, इसको कहते हैं परिचालन निकाय क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके इस टॉपिक का इनपुट आउटपुट डिवाइस, आप लोग पढ़ लीजिएगा। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर भी पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है व्हाट आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो आपको बताना रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अभी मैंने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बताया, अब मैंने बताया है कि जो आपका 7वां यूनिट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज विंडो एंड डॉस,
पूछ लेता है व्हाट इज डॉस एंड व्हाट आर विंडो। तो आप लोग इसके लिए जो 2021 और 22 के सत्र का महासंग्राम रिवीजन क्लास मैंने संचालित किया था, 8 यूनिट का मैंने दे दिया है, तो उस सभी यूनिट का आप लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। उसमें मैंने सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही अच्छे से समझा दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्नों की बात करते हैं कि सेक्शन बी में जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। दोस्तों सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है, जिसे हिंदी में कहते हैं अति लघु उत्तरीय, माफ करिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुल मिलाकर के 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। 8 में से 5 प्रश्न का उत्तर आप लोग को देना रहता है। ठीक है, 8 या किसी किसी यूनिवर्सिटी में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें से केवल और केवल 5 का उत्तर आप लोग को देना होता है। तो अब प्रत्येक प्रश्न जो होते हैं वो 7 नंबर के होते हैं, किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये 10 नंबर के भी होते हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में 7 नंबर के ये प्रश्न होते हैं। इनकी जो शब्द सीमा होती है, आप लोग जब भी आंसर लिखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न का, तो अधिकतम जो संख्या रहे वो 200 शब्द से कम बिल्कुल मत लिखिएगा। या फिर अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो अगर आप 150 शब्द या 100 शब्द ही लिख देते हैं एग्जैक्ट, उसमें कोई भी गलती ना हो आपको आंसर में लिखने में, और एकदम सफाई से आप लिखेंगे, तो ये मानकर चलिए कि 100% आपको नंबर मिल जाएगा। कोई शब्द सीमा, देखिए शब्द सीमा लिख देते हैं, पेपर में बाकायदा लिखा रहेगा कि आपको इतने शब्दों में आंसर मतलब लिखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, शब्द सीमा मान्य नहीं है, लेकिन अब ये भी नहीं है कि 4 लाइन में ही पूरा कर दीजिए लघु उत्तरीय, कम से कम 1 पेज में इसका आंसर होना चाहिए। 1 पेज आप लोग लिखिए जरूर। कॉपी 32 पेज की होती है और 32 पेज में ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 25 पेज आप लोग जरूर आंसर लिखिए। 25 पेज में आंसर लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर आपको मिलना है। अब चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन से प्रश्न इस बार आने वाले हैं। पहला प्रश्न जो इसमें है, व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बाइंडिंग, व्हाट आर MOT। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक की हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, ये आपके सेकंड चैप्टर का टॉपिक है। सेकंड चैप्टर में दोस्तों आप पढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ प्रिंसिपल जहाँ पर देखेंगे कि जो अणु हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस प्रकार से ऑर्बिटल में फिल होते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्रम, कैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सर्कल में आता है, कैसे उसकी एनर्जी के अनुसार घटते हुए क्रम में जाती है, ये सारी बारे में जानकारी करेंगे। फिर आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर इसी टॉपिक में आपको पढ़ना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का प्रश्न रहा है हर यूनिवर्सिटी में, वो है वेस्पर थ्योरी। ठीक है, वेस्पर थ्योरी, बैलेंस सेल रिपल्सन इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये आप कह सकते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है हमेशा आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइम में मिलेगा, तो ये यूनिट सेकंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिलहाल चलिए अब देखते हैं, मैंने आप लोग को बताया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT, तो MOT को बहुत ही अच्छे से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएगा। MOT को कहते हैं बंधुता की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है। बंधुता यानी कि बॉन्डिंग की जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो क्या होती है, उसको आप लोग को लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या है। देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो सकता है शॉर्ट में भी आ जाए, वेरी शॉर्ट टाइप में व्हाट आर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते हैं, चाहे वो लॉन्ग में बन जाए चाहे वो वेरी शॉर्ट में बन जाए। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। कभी कभी फ्री रेडिकल भी पूछ लिया जाता है कि फ्री रेडिकल क्या होता है, या फिर पूछ लेगा आपसे चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। तो इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को चूज किया दोस्तों जो रिपीटेड हैं और आने की संभावना है। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आप लोग को तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर फजान रूल। भैया फजान रूल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में आता है। 3 क्लास मैंने दी है फजान रूल कर। पहला जो क्लास हुआ था वो पोलराइजेशन पर हुआ था,
दूसरा है पोलराइजेशन, पोलराइजिंग और पोलराइजेबिलिटी, तीसरा है फजान रूल। तो फजान का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछ लेगा आपसे कि फजान का नियम क्या है। अरेंज द कैटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, दे देगा और बताएगा कि इसको पोलराइजिंग पावर के आधार पर इनको अरेंज करिए। ठीक है, तो ये प्रश्न पूरा का पूरा मैंने पढ़ा भी दिया, समझा भी दिया है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन दे करके। फजान का नियम बताइए, दिए गए जो धनायन हैं उनको उनकी ध्रुवण शक्ति के आधार पर आरोही क्रम में लिखना है। कभी आरोही पूछेगा और कभी कभी अवरोही पूछ लेगा। ठीक है, घटते और बढ़ते क्रम दोनों में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो मुझे लगता है ये प्रश्न पढ़ने से पहले जैसे मैं पढ़ूंगा सब लोग को आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है डाईपोल मोमेंट। डाईपोल मोमेंट से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। डाईपोल मोमेंट 1 घंटे का मैंने लेक्चर दिया है, उस पर पूरा का पूरा विस्तार से एकदम बेसिक से मैंने बताया है कि कैसे डाईपोल मोमेंट निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है आउट द गिवन 5 मॉलिक्यूल विच ऑफ देम विल जीरो डाईपोल मोमेंट, यानी कि CO2, BCl3, SO2, CH4 और CO3 में किसका, कौन से परमाणु का या कौन से एटम का या कौन से मॉलिक्यूल का दोस्तों जो है वो डाईपोल मोमेंट जीरो होगा। इसमें पूछा गया आउट ऑफ 5 मॉलिक्यूल, ये 5 मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि किसका डाईपोल मोमेंट जीरो होगा। तो नोट करिए आप सभी लोग, CO2, BCl3, SO2, CH4, SO3 आप लोग को बताना है कमेंट के माध्यम से क्लास जब ओवर होगी कि किसका डाईपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, सभी लोग का कमेंट जरूर आए ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों ने डाईपोल मोमेंट निकालना आता है या नहीं आता है। ओके, तो ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, हिंदी में भी आएगा। दिए गए 5 अणुओं, यानी दिए गए ये 5 अणु हैं, इनमें से CO2, BCl3, SO2, CH4 और SO3 में किनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा। ठीक है, तो आपको बताना है स्पष्ट तरह से, इसकी आकृति बना करके भी, इसका स्ट्रक्चर भी आपको बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपसे इस बार पूछा जाने वाला है। डिस्क्राइब द वांडर वाल फोर्स एंड इट्स टाइप। वांडर वाल फोर्स लास्ट टॉपिक था आपका, ठीक है, फर्स्ट यूनिट से। वांडर वाल फोर्स मैंने आप लोग को बता दिया था, ये सबसे वीक फोर्स होता है, ये सबसे वीक फोर्स होता है। साथ ही साथ दोस्तों 3 प्रकार के वांडर वाल फोर्स होते हैं, तो वांडर वाल्स का टॉपिक पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा, वहाँ से इस आंसर को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं। ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा आप में। ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे पास लगभग 10 से 15 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हैं, उन पेपर को देखते हुए मैंने ये मॉडल पेपर आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो आपको तैयार इसमें करना है इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही क्या होते हैं, ये आप लोग जरूर तैयार करिए। जो अब तक का 100% वाला प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में 100% कट नहीं सकता, वो है 8वां प्रश्न। व्हाट इज DL&RS सिस्टम ऑफ नॉमनक्लेचर। DL&RS नॉमनक्लेचर की व्यवस्था क्या है। नॉमनक्लेचर सिस्टम पूछा जाएगा, ये स्टीरियो केमिस्ट्री का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। DL&RS नॉमनक्लेचर आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसको मैं आपके समझा दूंगा, सॉल्व पेपर भी आप लोग को इसका दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्कस द स्टेलर रूल। स्टेलर नियम की चर्चा कीजिए। स्टेलर का नियम क्या है, इसकी चर्चा कीजिए। आप लोग से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पूछा जा चुका है दोस्तों, लगभग 4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसमें लगातार ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, डिस्कस द वांडर वाल फोर्स। वांडर वाल वर्ग की चर्चा कीजिए, जो मैंने अभी आप लोग को बता दिया है। वांडर वाल जो होते हैं एक प्रकार के वीक फोर्स होते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 क्वेश्चन रिपीट हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसके लिए मैं नेक्स्ट प्रश्न बता दूंगा कि जो अनिवार्य प्रश्न है वो आने की संभावना क्या है। ठीक है, चलिए अब हम सेक्शन सी के प्रश्नों की बात करते हैं कि सेक्शन सी में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, शब्द सीमा क्या होती है और कितने नंबर के प्रश्न होते हैं। सेक्शन सी में दोस्तों कुल मिलाकर के आपके जो प्रश्न होते हैं वो 4 प्रश्न होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में 5 प्रश्न होते हैं। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चन में से 2 का आंसर आप लोग को देना, केवल और केवल 2 प्रश्न का आंसर देना होता है।
दो प्रश्न, यानी प्रत्येक प्रश्न की बात करें तो प्रत्येक प्रश्न 10 नंबर का होता है, यानी कि 20 नंबर का सेक्शन सी जो होगा वो 20 नंबर का होगा। शब्द सीमा जो रहेगी वो 500 शब्द रहेगी, यानी कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिन्हें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है। यहाँ पर लघु है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं। दो प्रश्न आपको हल करने होते हैं। पहला प्रश्न आपके सम्मुख है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी जो होती है, यानी कि बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है वो बताइए। ये लॉन्ग टाइप का प्रश्न है और ये 100% वाला प्रश्न है। इसमें कोई हटने की गारंटी नहीं, चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप हमारे साथ बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़े हों या फिर दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से हो। डीडीयू यूनिवर्सिटी में जो आपका 5 प्रश्न आना है दोस्तों, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आएगा। बाकी आप अवध यूनिवर्सिटी की छात्र छात्राएँ हों या फिर आप सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी से हों या फिर आप वीर बहादुर पूर्वांचल, लेकिन वहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न होना है दोस्तों, ठीक है, या फिर आगरा यूनिवर्सिटी से या अदर कोई यूनिवर्सिटी से हो, जिसका अब सभी यूनिवर्सिटी का नाम लेना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर जो भी है मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, अब इसमें प्रश्न 2 जो पूछे जाने की संभावना है वो व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज। पूछा जाएगा दोस्तों कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए, फिर आपको बताना है इसके टाइप यानी कि इसके प्रकार, और तीसरा बताना है कि जब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसको लिखने का मैं तरीका बता देता हूँ। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। स्टेप बाय स्टेप जब लिखेंगे क्लियर, एकदम क्लियर, जैसे ये पूछा गया था व्हाट आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप आराम से सबसे पहले आप डालेंगे ऊपर आंसर नंबर 2, इसको आप ऐसे अंडरलाइन करेंगे। जस्ट इसके नीचे जहाँ पर ये 3 नंबर लिखा गया है, यहाँ पर आप लिखिए हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड के अबाउट आप 2, 3, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, जितना भी जानते हैं वो आप लिखिए। उसके बाद में फिर आप लिखेंगे पॉइंट नंबर, आप पॉइंट बनाएंगे, स्टार बनाएंगे, फिर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको अंडरलाइन कर देंगे। इसके नीचे आप टाइप्स बताएंगे, 2 प्रकार जो इनके हैं वो आप इसके दोनों प्रकार के बारे में आप लोग बताएंगे। ठीक है, दोनों प्रकार के बारे में इसके आप लोग बता देंगे। फिर आप तीसरा जो स्टेप लिखेंगे स्टार बना करके, वो लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी। तीसरा, 3 स्टेप में जब आप इसका आंसर लिखेंगे दोस्तों, तो एग्जामिनर आपकी कॉपी देखेगा और एकदम खुश हो जाएगा कि भाई इसने एकदम क्लियरिटी लिखा है। तो आपको 10 नंबर में से 9 नंबर देने की संभावना बिल्कुल हो जाएगी। अगर आपका बीच में कहीं मिस्टेक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राइटिंग स्वच्छ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है दोस्तों जो अभी तक की हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, व्हाट इज द कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, गिव द कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर क्या होते हैं और इनके कन्फॉर्मेशन दीजिए, इथेन, एन-ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। ये तीनों प्रश्न बहुत ही अनिवार्य है। ये आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वीआईपी प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये वीआईपी प्रश्न है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता रहता है और इस बार पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने आपको मॉडल पेपर में दे दिया है। तो ये प्रश्न जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई हाइड्रोजन, माफ करिएगा, हाइब्रिडाइजेशन, ड्राइव द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन कंपाउंड बाई sp2 sp3। पूछा जाएगा संकरण क्या है दोस्तों, संकरण से आप क्या समझते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन बॉन्ड, इनके अनुसार जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो बताइए। sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है, sp3 संकरण कब बनता है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट आपको बताना है। तो कंप्लीट संकरण का टॉपिक मैं आप लोग को
थर्ड यूनिट में बताने वाला हूँ, तीसरी यूनिट में दोस्तों, ठीक है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के में आप लोग को ये पढ़ा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये 4 प्रश्न हैं, 4 के चारों प्रश्न आप लोग को तैयार करने होंगे, तभी आपके एग्जाम में सारे प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास के दौरान हमने पूरा आपका जो कंप्लीट टॉपिक था वो मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। पूरा मॉडल पेपर मैंने आप लोग को बता दिया है कि कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं। अगर ये प्रश्न आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि आपके एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। जो 5वां प्रश्न मैंने यहाँ पर दिया है वो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, जो अभी तक का 100% वाला प्रश्न है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोग को सेकेंड यूनिट में मैं पढ़ाऊँगा, जहाँ पर पहला ही टॉपिक है। इसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? संयोजकता बंध सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजकता, जो आप लोग ने मुझे लगता है कि 11th-12th में पढ़ा होगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो यहाँ पर पढ़ेंगे। संयोजकता बंध सिद्धांत, ये सिद्धांत दोस्तों 1927 में हिटलर तथा लंदन ने दिया था, जिसे 1933 में पाउलिंग तथा स्टेलर द्वारा, जो पाउलिंग और स्टेलर थे दोस्तों, इन्होंने इसको क्या किया था? संशोधित किया था। और वो निम्न सिद्धांत दिए थे, कई सिद्धांत दिए थे जिन्हें हम समझेंगे। उन्होंने, स्टेलर ने सिद्धांत जो दिया था वो क्या दिया था कि 2 परमाणु हों, जैसे कि 2 परमाणु हैं आपके, ठीक है, 2 परमाणु हैं, इनके बीच जो सहसंयोजक बंध हैं, ऐसे 2 ऑर्बिटल के परस्पर अतिव्यापन से बनते हैं, जिनके एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। ओवरलैपिंग के हिसाब से उन्होंने बताया था। तो सबसे पहले बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझ लेते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों संयोजकता बंध सिद्धांत। ये सिद्धांत 1927 में हिटलर तथा लंदन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे दोस्तों सन 1933 में पॉलिंग तथा स्टेलर द्वारा संशोधित किया गया। और उन्होंने निम्न सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत इन्होंने ये बताया, द कोवैलेंट बॉन्ड between 2 atoms is formed by overlapping such 2 orbital. Overlapping such 2 orbital contain 1 electron each and their electron spin in the opposite direction. फिर उन्होंने दूसरा जो आपको बताया, दूसरा थ्योरी दिया था, दूसरा जो सिद्धांत दिया वो दिया ये कि द ओवरलैपिंग पोर्शन ऑफ द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल मिग्रेट टुगेदर simultaneously the formation of bond orbital or localized molecule orbital in which 2 electron inside the motion। यानी अतिव्यापन की क्रिया में जो अतिव्यापित होने वाले ऑर्बिटल के संपर्क में एक भाग दूसरे में समा जाते हैं, जिसे फलस्वरूप क्या होता है? बंध ऑर्बिटल जो है स्थानिक ऑर्बिटल में निर्माण होता है। अब दोस्तों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अभी आप लोगों ने पढ़ा था, अभी तक क्या पढ़ा? रिजोनेंस, अनुनाद, जहाँ पर क्या देखा कि ये इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन का पूरा चक्रण चल रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, यही सब हो रहा है। कंप्लीटली कोई बता ही नहीं पा रहा है कि जो आयनिक बॉन्ड हैं वो 100% आयनिक हैं। सभी लोग ये कह रहे हैं कुछ 100%। जैसे इसी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग की थ्योरी को समझाने के लिए क्या दिया था? फजान ने एक नियम दिया था, वो भी थ्योरी फेल रही है, ठीक है। फिर फजान के बाद में डायरेक्ट जो थ्योरी आई है वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन्होंने अपनी थ्योरी दी और इन्होंने ये बताया कि भैया जो इलेक्ट्रॉन हैं वो अतिव्यापन से, ओवरलैपिंग से बनेंगे, इनका ट्रांसफ़र होगा, इनका किस प्रकार से जो है कम्बिनेशन होंगे, ओवरलैपिंग होगा, अतिव्यापन कैसे होगा। तो पूरा का पूरा जो मैटर है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, पूरा का पूरा जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पर डिपेंड है। फिर ये भी थ्योरी फेल होगी, तब आएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये भी थ्योरी फेल होगी, तब वेस्पर थ्योरी आएगा। यानी कि ये सब इलेक्ट्रॉन पर ही डिस्कस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर ही डिस्कस कर रही है, ठीक है। कोई भी, जैसे उन्होंने क्या बताया, फजान भाई साहब ने बताया था कि कोई भी जो बॉन्ड है वो 100%
आयनिक नहीं है। क्या बताया था कि 100% आयनिक नहीं है, उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं। और कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे पाए जाते हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी के माध्यम से, अपने फॉर्मूले के माध्यम से बताया कि जब जिसका कैटायन, तीन के रूल दे दिया कि जिसका बड़ा साइज होगा कैटायन का उसका ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगी या एनायन का। तो ये सारी चीज़ मैंने आप लोग को बताया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूछी जाती है। लिमिटेशन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सीमा, लिमिटेशन मतलब क्या होती है, सीमा। संयोजकता बंध सिद्धांत यद्यप कई अणुओं की संरचना व गुणों की व्याख्या कर सकता है। ठीक है, ये सभी जो मॉलिक्यूल है H2O, जैसे H2O ले लिया हमने, अब इसके सभी गुणों की व्याख्या, कैसे इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, इनकी कमियों को दूर करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। इसी को समझने के लिए, शेयरिंग को, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ट्रांसफरिंग को समझने के लिए फजान ने एक नियम दिया। इसी को समझने के लिए रिजोनेंस आया, अनुनाद का टॉपिक आया। इसी को समझने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए हम पढ़ेंगे बेस्पर थ्योरी। ठीक है, तो सारी समझ में आ गई बात। तो लिमिटेशन में आप लिख सकते हैं कि सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म, मैंने बताया ना, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों जो विविध परमाणु होंगे उनके एक एक इलेक्ट्रॉन ले करके बनाते हैं उप सहसंयोजक बंध को। कोई जिक्र नहीं है जिनमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल दाता परमाणु द्वारा होता है। तो ये सारी कहानी है, इस सब कहानी को हम समझेंगे बहुत ही। जब कहानी के माध्यम से समझेंगे तो ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, फिर आपको एक टॉपिक यहीं पर आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सिग्मा और पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ये पूछा जाता रहता है कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है। सिग्मा और पाई बॉन्ड दोस्तों, जब दो कक्षक में, अगर हम सिग्मा की बात करें तो जब दो कक्षक का एक कक्ष पर उनके सिरों द्वारा अद्व्यापन होने से जो बनने वाला बंध है उसे सिग्मा बंध कहते हैं। और इस प्रकार का बंध हम SS, SP और या PP कक्षक के रेखीय अद्व्यापन से बनता है, जो आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। अगर बात करें यहीं पर पाई बॉन्ड क्या होता है, तो पाई बॉन्ड में क्या होता है दोस्तों, जब PP ऑर्बिटल या कक्षक के अतिव्यापन से बनने वाला पाई बंध कहलाता है। जो PP कक्षक होता है, PP ऑर्बिटल होता है, इनके अतिव्यापन से, ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, पाई बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपको इसमें ध्यान रखना है एक बात और, सिग्मा और पाई बॉन्ड के साथ साथ संकरण मैंने बता दिया है, संकरण का नियम कि कैसे आप संकरण होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी आगे हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन और नोट करना होगा, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्टार करके मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, वो है आइसोमर। आइसोमर का टॉपिक जो है वो पूछा जाता रहता है, तो आइसोमर का टॉपिक आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे, व्हाट आर आइसोमर। ठीक है, व्हाट आर आइसोमर, और आइसोमर में लिखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमर, जिसमें आप पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग स्टार बना करके, आइसोमर का टॉपिक, आइसोमर। ठीक है, आइसोमर जिसे हिंदी में कहते हैं समवायता, तो ये क्या होती है दोस्तों समवायता, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक, दो या दो से अधिक हों, यानी 3 हो जाएं, दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक का अणुसूत्र समान हो, इनका जो अणुसूत्र हो वो समान हो, परंतु उनके भौतिक यानी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भिन्न भिन्न हो, तो उसे क्या कहते हैं, समोवी, या इसके विशेष गुण को समवता कहते हैं। समवता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर, क्या होता है दोस्तों, स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरा जो होता है वो होता है स्टीरियो आइसोमर। पहला आप नोट कर लेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर, और जो दूसरा होगा वो होगा स्टीरियो आइसोमर। ये 2 प्रकार के आइसोमर हैं। पहला जो आइसोमर होगा उसमें कई पार्ट होंगे, जैसे हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे जो आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर है, इसमें हम पढ़ेंगे चैन आइसोमर, श्रृंखला समझौता। हिंदी में स्ट्रक्चरल आइसोमर को क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दोस्तों इसे संरचनात्मक समझौता,
और स्टीरियो आइसोमर को क्या कहते हैं? स्टीरियो आइसोमर को क्या कहते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जल्दी से करिए। त्रिविमीय समौता कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिविमीय समौता कहते हैं। तो दो बात आपको यहाँ पर नोट करनी है। जब आप स्ट्रक्चरल पढ़ेंगे तो इसमें आप पढ़ेंगे चैन आइसोमर यानी श्रृंखला समौता क्या होती है, फिर स्थिति या स्थान में जो परिवर्तन होता है वो समौता क्या होती है, फिर क्रियात्मक यानी फंक्शनल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या पढ़ेंगे? फंक्शनल आइसोमर यानी क्रियात्मक समौता। फिर आप पढ़ेंगे इसमें मध्यावता यानी कि मेटामरिज्म, टाटोमेरिज्म, और साथ ही साथ स्टीरियो आइसोमर में क्या पढ़ेंगे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो आइसोमर में दोस्तों जो दूसरा प्रकार का आइसोमर है, समौता है, उसमें आप पढ़ेंगे कन्फॉर्मेशनल स्टीरियोमर्स, जिसे विन्यासी त्रिविमीय समौता कहते हैं। इनमें दो प्रकार की होती है ये दोस्तों। पहला तो ये होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर, जो क्वेश्चन पूछा जाता रहता है ऑप्टिकल आइसोमर से, और दूसरा जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। ठीक है, ये दो प्रकार की समौता, यानी इसे हिंदी में कहते हैं ऑप्टिकल को प्रकाशिक समौता और दूसरा ज्योमेट्रिकल समौता कहते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो जो भी इम्पोर्टेंट था आज की इस क्लास के अंतर्गत मैंने बता दिया है। बाकी आपकी यूनिट बाय यूनिट क्लास स्टार्ट होगी कल से, जहां पर मैं आप लोग को सेकंड यूनिट में 3 दिन में सेकंड यूनिट में ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। 3 लेक्चर केवल और केवल होंगे। पहले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी में आप बाउ प्रिंसिपल का टॉपिक खत्म हो जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एक दिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा हो जाएगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये दोनों थ्योरी क्या थी इनको समझ लेंगे, और तीसरा जो लास्ट होगा वो होगा वेस्पर थ्योरी। ठीक है, ये 3 थ्योरी हम लोग अच्छे से समझ लेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपकी तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तीसरी यूनिट में एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, तो उनको भी हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बात समझ में आ गई। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका शॉर्ट नोट आप लोग को जरूर दिया जाएगा। शॉर्ट नोट आपको यहाँ से मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पर अगर हमसे जुड़े हुए हैं वहाँ पर आप PDF प्राप्त कर सकते हैं पूरा का पूरा। तो इसका सलूशन मैं अपने हैंड राइटिंग में किस प्रकार से कितने शब्दों में लिखना है पूरा का पूरा तैयार करके मैं आप लोगों के लिए कल तक टेलीग्राम पर भेजने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर से जो भी आपको कोई डाउट है इस मॉडल पेपर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। इस मॉडल पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों, माफ़ करिएगा, क्योंकि आज तो केवल और केवल मैं आपको इसका PDF दे पाऊंगा, कल ही आपको इसका मॉडल पेपर मिलेगा, मतलब सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप सब लोग से मेरा निवेदन है ज़ोरदार तरीके से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल क्लास आपको मुफ्त में मिलती है। आपने देखा जो फर्स्ट यूनिट थी आपकी दोस्तों, मैंने आप लोग को फर्स्ट यूनिट में जो भी पढ़ाया है वो सभी इस मॉडल पेपर में मिले हैं। इसके पहले हमने आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया था, शायद आप लोग को याद होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं, तो एक बार आप वो क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ कम से कम मैं 7 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर आप लोग को सॉल्व कराने वाला हूँ। कि अवध यूनिवर्सिटी का पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा कि पिछले साल अवध यूनिवर्सिटी में कैसे पूछा गया था प्रश्न। फिर मैं आपको बिहार यूनिवर्सिटी से जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से पेपर आया था मेरे पास, वो पेपर भी है, उसको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। फिर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का मेरे पास पेपर है दोस्तों, उसको भी सॉल्व कराऊंगा। तो कुल मिलाकर के जब आपको जो मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, जो मदद मिलने वाली है, वो 4 मॉडल पेपर होगी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगी। ऐसे छात्र छात्राएँ जो चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा हो और आपको क्वेश्चन अच्छा मिल जाए, आपके प्रश्न वही आ जाएं जो मैं बता रहा हूँ, तो इसके लिए जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूँ भैया उसको मेहनत करके तैयार करना होगा। दूसरी बात, जो मैं 8 क्वेश्चन पेपर है मेरे पास विभिन्न यूनिवर्सिटी को, उसको आप लोग सॉल्व करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर राइटिंग लिखने का प्रयास करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग पर आप ध्यान दें। ठीक है,
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जितना ही आप लिखने का प्रयास करेंगे उतना ही आपकी राइटिंग बेटर होगी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में दोस्तों क्लास का समापन यहीं पर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।